Hello everyone, welcome to my channel History with Richa. Like and subscribe my channel and share also. हाँ जी, तो आज हम बात करने वाले हैं NCERT क्लास 11th की चैप्टर नंबर 1। हमारे जो चैप्टर का नाम है वो है संविधान क्यों और कैसे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मतलब भारतीय संविधान की आज हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर में। 11th का चैप्टर नंबर 1 है पॉलिटिकल साइंस का। आज हम इसमें जानेंगे कि संविधान क्या है, संविधान के कौन कौन से कार्य हैं और संविधान की जो भूमिका है वो हमारे डेली लाइफ में क्या है और हमारी सोसाइटी में संविधान की क्या भूमिका है। हम इसे सोसाइटी और डेली लाइफ से को रिलेट करके पढ़ेंगे। लॉ क्या होता है, हम इसके बारे में आज जानेंगे। इसमें छोटे छोटे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, हम उन्हें भी समझेंगे। ये जो फ़ोटो मैंने मेंशन की है ये फ़ोटो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। ये फ़ोटो आप देख पा रहे हैं और इन्हें क्या कहते हैं, हमारे संविधान का जनक कहते हैं। तो भारतीय संविधान के जनक कौन है, तो वो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब हम बात कर लेते हैं भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो 2 क्वेश्चन बनकर आ गए अभी तक। पहला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के जनक कौन है, तो इसका आंसर क्या होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर होगा 26 नवंबर को मनाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा चैप्टर क्या कहता है। तो हमारा चैप्टर कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान। संविधान तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है, क्योंकि संविधान को क्या कहते हैं हम, संविधान को हम कानूनी पुस्तक कहते हैं। हमारे भारतीय संविधान क्या है, एक कानूनी पुस्तक है जिसके द्वारा हमारे पूरे इंडिया के जितने भी स्टेट है वो सब क्या करते हैं, अपना काम करते हैं। और पूरी जो कंट्री है, पूरी कंट्री उसी से चलती है, किससे, संविधान से। तो क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में कि किसकी सर्वोच्चता है, तो हमारा आंसर होता है कि हमारे भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। जब सर्वोच्चता नहीं होता है ऑप्शन में, तब हम किसको मानते हैं, नागरिकता को। तो हमारे भारत में किसकी सर्वोच्चता है, संविधान की सर्वोच्चता है। आगे हम बात करेंगे। इसमें जो दिया हुआ है कि संविधान तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है, ये जो एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, लेकिन ये हमारे इंडिया से रिलेटेड है। जैसे इसमें कहा है कि आप इमेजिन कीजिए, आप कल्पना कीजिए, आप एक बड़े समूह के सदस्य हैं। मीन्स हम यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और वहाँ पर ये जो एग्जाम्पल है वो मैं आपको बता देती हूँ ये क्या कहना चाहता है। ये एग्जाम्पल कहता है कि आप एक बहुत ही बड़े ग्रुप में रहते हैं, हमारा इंडिया बहुत ही बड़ा है। अब हम बात करें कि वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, जहाँ पर वो अलग अलग धर्म को मानते हैं। कुछ हिंदू है तो कुछ मुस्लिम है और कुछ ईसाई है, जैसे कि हमारे इंडिया में है। हमारे इंडिया में सभी धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। फिर हम बात करें कि कोई किस धर्म को मानता है और किस धर्म को मानता है, और कोई अलग व्यवसाय करता है और कोई अलग करता है। मतलब व्यवसाय की भी जहाँ पर भिन्नता पाई जाती है। सबके शौक बिल्कुल अलग अलग है, किसी को किताबें पसंद है तो किसी को सिनेमा घर पसंद है। कुछ लोग कैसे हैं, कुछ लोग वृद्ध हैं, कुछ लोग जवान हैं और कुछ क्या हैं, बच्चे हैं, छोटे हैं। तो ऐसे समूह में हम जीवन कैसे जिए, किस हमें कैसे पता होगा कि ये हमारा अधिकार है या फिर ये हमारा अधिकार नहीं है। फिर आगे हम बात कर लेते हैं कि क्या सभी बच्चों को स्कूल भेजना अनिवार्य है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, राइट टू एजुकेशन को करता है, शिक्षा के अधिकार को रिप्रेजेंट करती है लाइन कि क्या सभी बच्चों को स्कूल भेजना अनिवार्य है। माता पिता को इसका निर्णय लेने देना चाहिए। ये क्या है, ये मूल कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में ये आता है कि माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को वो क्या करें, स्कूल में भेजे। और ये कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है कहती है, ये 51 के कहती है कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजिए। तो हमने यहाँ पर फंडामेंटल्स की भी बात कर ली है और हमने यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ की भी बात कर ली है। सिर्फ इस एग्जाम्पल से हम समझ रहे हैं, ये एग्जाम्पल एक ग्रुप की बात कर रहा है, लेकिन वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, हमारे इंडिया को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट देख सकते हैं। फिर हम कहते हैं कि हमें किसके विरुद्ध भेदभाव करना चाहिए और किसके विरुद्ध नहीं, हमारे पास कौन कौन से राइट्स है
और इतनी विभिन्नताओं के बाद भी हम एक दूसरे पर आश्रित हैं, बहुत सारी डाइवर्सिटी है फिर भी हम एक दूसरे पर आश्रित है, एक साथ रहना है। और हमें कैसे रहना है? शांतिपूर्वक रहना चाहिए। इन सब का आंसर कौन देता है? इन सब का आंसर हमें संविधान ही देता है कि हम अलग अलग होकर भी कैसे हैं, एक है। हम अलग अलग होकर भी हमारे पास एक अधिकार है। तो ये एग्जाम्पल छोटा सा इस तरह से है कि हम डाइवर्सिटी तो खूब है, लेकिन हमें कौन एकता के जुट में रखता है? हमारा संविधान ही रखता है। फिर हम बात करें, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं यहाँ पर देखिए, समूह तो बहुत कुछ हमारे गांव के लोगों जैसा है। जैसे ये बच्चा कह रहा है कि ये समूह कैसा हमारे गांव के जैसा है। ये गर्ल जो है यहाँ पर ये कह रही है हाँ ये तो हमारी कॉलोनी जैसा ही है। क्या आपके गांव, शहर या कॉलोनी में भी ऐसे ही समूह है? तो ऑब्वियसली हमारे इंडिया में भी ऐसा होता है, हमारी कॉलोनी में हमें देखने को मिलता है। हम जहाँ रहते हैं, हमारी सिटी में, हमारे गांव में भी हमें देखने को मिल जाता है। आगे कुछ एक सदस्य दूसरे सदस्य के साथ किस तरह का बर्ताव करेंगे, किसका किस चीज पर अधिकार है। किसी भी समूह को सार्वजनिक रूप से मान्यता प्राप्त कुछ बुनियादी नियमों की आवश्यकता होती है जिसे समूह के सभी सदस्य जानते हों, ताकि आपस में एक न्यूनतम समन्वय बना रहे। लेकिन ये नियम केवल पता ही नहीं होने चाहिए, वरन ये नियम क्या होने चाहिए? लागू भी होने चाहिए। इनको लागू भी किया जाना चाहिए, जो कि हमारे संविधान के द्वारा लागू किए हुए हैं बहुत सारे नियम। फिर आगे हम बात कर लेते हैं कि नियमों का हमें पालन भी करना चाहिए। और अगर इन नियमों का पालन कब करेंगे हम? जब अगर हम इनका पालन नहीं करते तो इसके बाद क्या होगा? हमें दंड दिया जाएगा या हमें सजा दी जाएगी, तब इन नियमों का पालन होगा। मतलब ये सख्ती से लागू होंगे तब। जैसे यहाँ पर कह रहा है, लेकिन जब ये कहा जाता है कि उन नियमों को न्यायालय में लागू किया जाएगा, तो इससे सभी को विश्वास हो जाता है कि और लोग भी इन नियमों का पालन करेंगे, क्योंकि ऐसा न करने पर उन्हें दंड दिया जाएगा। तो इस तरह से संविधान हमें क्या रखता है? सुरक्षित रखता है। और डाइवर्सिटी हमारे इंडिया में जो है उससे हमें क्या रखता है? एक रखता है। आगे हम बात करें कि संविधान का पहला काम यह है कि वह बुनियादी नियमों को एक ऐसा समूह उपलब्ध करवाए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। अब है, आपने देखा होगा निर्णय निर्माण शक्ति की विशिष्टताएं। ये लाइन क्या कहना चाहती है कि जो राज्य है वो अपना शासन किस तरह से शासित करते हैं, किस तरह से चलाते हैं। संविधान ने किस तरह की जो नियम बनाए हुए हैं उनके द्वारा क्या है हमारा राज्य और राष्ट्र शासन करता है, किस तरह से। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो बुनियादी नियम है वो कैसे और क्या है। यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि क नियम को लागू किया जाए और दूसरा व्यक्ति चाहता है कि नहीं हमारे राज्य में ख नियम को लागू किया जाए, तो आप क्या सोचेंगे कि कौन सा नियम लागू होना चाहिए, मेरी पसंद या फिर आपकी पसंद। तो इसके लिए भी संविधान ने नियम बनाया हुआ है कि जो भी है कानून कौन बनाएगा। कानून हमारे इंडिया की अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया में कानून कौन बनाता है? संसद बनाती है। ये एग्जाम में बहुत सी बार पूछ भी लिया जाता है कि कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या फिर सिर्फ लोकसभा, या फिर ऑप्शन में आ जाता है कुछ भी। तो इसका आंसर होता है संसद। हमारे जो इंडिया में संसदीय कानून बनाती है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि जैसा यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपको क नियम बनाने की इच्छा है लेकिन दूसरा व्यक्ति ख बनाना चाहता है, तो फिर ये किस तरह से तय होगा कि किसकी इच्छा पर नियम बने। तो ये जनप्रतिनिधि जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं। तो हमारा आंसर तो ये हो जाएगा कि कानून कौन बनाता है? संसद बनाती है। हमारे इंडिया में संसदीय कानून बनाती है। फिर आगे हम बात करें यहाँ पर कि जो पुराने संविधान थे, जैसे सोवियत संघ के संविधान में निर्णय करने का अधिकार केवल एक पार्टी को दिया गया था, लेकिन हमारे देश में क्या है? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र है। तो लोकतांत्रिक संविधान में निर्णय मोटे तौर पर जनता लेती है।
जैसे मैंने आपको भी बताया था जस्ट कि हमारे भारत में किसकी सर्वोच्चता है, तो संविधान की सर्वोच्चता है। अगर संविधान ऑप्शन में नहीं होता है तब हम किसकी सर्वोच्चता करते हैं, नागरिक की या फिर जनता की। तो हमारे इंडिया में क्या है, डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक है। तो हमारे लोकतांत्रिक संविधान में निर्णय कौन लेगी, जनता लेगी। जनता डायरेक्ट निर्णय नहीं ले सकती, तो इसके लिए कौन होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, उदाहरण के लिए आप देखेंगे कि कानून का गठन कौन करता है, संसद करती है। आगे, अधिकार देने वाला कोई कानून होना चाहिए, यह काम किसका है, संविधान का है। अब है संविधान का दूसरा काम। तो संविधान का दूसरा काम ये स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। तो समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है, जनता के पास है। लेकिन किसके द्वारा लिए जाते हैं वो निर्णय, जनप्रतिनिधि के द्वारा लिए जाते हैं, हमारी कार्यपालिका के द्वारा लिए जाते हैं। हमारे संविधान की बहुत ही बड़ी विशेषता है कि हमारे संविधान में न्यायपालिका को कार्यपालिका से बिल्कुल अलग रखा गया है। सरकार की शक्तियों पर सीमा है। जैसे सरकार को, संविधान ने सरकार को बहुत सारी शक्तियाँ दे रखी कि सरकार क्या कर सकती है कि जो है कानून है उनको क्या कर सकती है, लागू कर सकती है, नए नियम बना सकती है। तो अगर मान लीजिए कि कभी सरकार द्वारा ऐसे नियम बना दिए जाए जिससे किसी हम एग्जांपल देंगे कि किसी धर्म का पालन करने से उसे रोका हो, किसी रंग या किसी खास में किस्म के वस्त्र पहनने के लिए उनको मना किया हो, अभिव्यक्ति या फिर गीत गाने की उनको स्वतंत्रता नहीं हो, या जाति समूह के आधार पर भेदभाव किया गया हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि संविधान ये कहता है कि आपकी को क्या दे रखी है, हमने को सीमाएं दे रखी हैं शक्तियों के लिए। इसमें हमें, जैसे संविधान ने हमें क्या दे दिए, कुछ मूल अधिकार स्पष्ट कर दिए हैं, तो उससे आगे आप नहीं जा सकते, वो आपकी सीमा बना दी गई है। आपके पास शक्तियाँ तो है लेकिन उनको क्या कर दिया गया है, सीमा बना के उनको सीमित कर दिया गया है, उनको स्पष्ट कर दिया गया है कि आपके पास मूल अधिकार है। जैसे हमारे संविधान की हम बात करें तो हमारे संविधान में क्या है, फंडामेंटल राइट्स है, जिसे मौलिक अधिकार कहते हैं, जो कि कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए हैं। तो उन फंडामेंटल राइट्स को हम देखें तो कितने हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स हमारे पास है। तो उनसे स्पष्ट कर दिया गया है, किसको कर दिया गया है, सरकार की शक्तियों को, कि वो इस तरह का कोई कानून नहीं बनाए जो अधिकारों को क्या पहुंचाता हो, हानि पहुंचाता हो या फिर अनुचित हो। हम बात कर ले अगर फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार की, तो मैंने आपको बताया जैसे कि हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। यहाँ पर दिया हुआ भी है कि सरकार, संविधान क्या करती है कि हमारी जो शक्तियाँ, उनको संविधान ने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया है कि आपके पास ये शक्ति है, उनकी कुछ सीमाएं बना दी गई है। वो कैसे, मौलिक अधिकार से उनको फिक्स कर दिया गया है। जैसे नागरिकों को सामान्य कुछ मौलिक स्वतंत्रताओं का अधिकार है, जैसे भाषण की स्वतंत्रता, अंतरात्मा की आवाज़ पर काम करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की, व्यवहार में इन अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में सीमित किया जा सकता है। और संविधान उन परिस्थितियों का भी उल्लेख करता है जिनमें इन अधिकारों को वापस लिया जा सकता है। जो मौलिक अधिकार है वह आपातकाल की स्थिति में क्या हो सकते हैं, सीमित हो सकते हैं। जब देश में वित्तीय आपात या फिर कोई आपात लग जाता है तो उसमें क्या होता है, जो हमारे मौलिक अधिकार है वो क्या कर दी जाते हैं, वो सीमित कर ली जाते हैं। अब हम 6 मौलिक अधिकारों की बात कर ले तो पहला मौलिक अधिकार कौन सा है, समानता का अधिकार। दूसरा कौन सा है, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा कौन सा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद 5वां कौन सा है, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। फिर उसके बाद है 6 नंबर पर आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस तरह से हम बात कर रहे हैं आगे की
कि जो मौलिक अधिकार है इन्हीं में, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको अंतरात्मा की आवाज़ पर स्वतंत्रता, जैसे कि आपको किसकी स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, स्पीच की, है ना। आपको संगठन बनाने की स्वतंत्रता, मीन्स यूनियन एंड कॉरपोरेशन की आपको स्वतंत्रता। इस तरह से जो ये 6 अधिकार है, इसके अंदर जो पॉइंट है उनमें भी क्या है, स्वतंत्रता हमें दी गई है। तो हमें ये 6 मौलिक अधिकार हमें याद रखने हैं, जो किसके द्वारा दिए गए, हमें संविधान के द्वारा दिए गए हैं। संविधान का तीसरा काम क्या है, ये जो 3 काम है तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखने हैं। तीसरा क्या है, वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाएं। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती है कि सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। लेकिन जो हमारे मौलिक अधिकार है वो कब, आपातकाल की स्थिति में, अगर हमारे देश में या राज्य में आपातकाल लग जाता है तो उसमें क्या होता है कि जो हमें मौलिक अधिकार दिए हैं संविधान ने उन्हें हम क्या कर सकते हैं, सीमित कर सकते हैं। कौन कर सकता है, राज्य या राष्ट्र उन्हें सीमित कर सकता है, और कुछ परिस्थितियों में क्या हो सकता है, वापस ले सकता है, उन्हें निलंबित कर सकता है। अब हम पढ़े कि समाज की आकांक्षा और लक्ष्य। हम चाहते कि हमारा समाज कैसा हो, जिसमें जातिगत भेदभाव नहीं हो, सभी को क्या हो, समानता का अधिकार मिले। कोई भी व्यक्ति ना शिक्षा से, ना किसी अन्य सामाजिक जो मूलभूत आवश्यकता है उनसे वंचित रहे। तो हम ये चाहते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया भी हुआ है कि हमारा समाज कैसा हो, हमारे समाज की आकांक्षा और लक्ष्य क्या चाहते हैं। तो हमारा जो भारतीय संविधान है वो भी यही चाहता है कि जातिगत भेदभाव ना हो, और इसी के साथ साथ हमें क्या मिले, समानता मिले सभी वर्गों को और सभी जातियों को। आगे हम बात करें, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव के पुराने इतिहास का उदाहरण है। जैसे अगर हम बात करें कि सामाजिक समानता नहीं हो या जातिगत समानता नहीं है, तो इसका उदाहरण हमने देखा है कि दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव के पुराने इतिहास को हमने देखा है। उसके नए संविधान ने सरकार को इस योग्य बनाया है कि नस्लीय भेदभाव को मिटा सके। वास्तव में एक संविधान अपने समाज की आकांक्षाओं का पिटारा है। क्या है, बहुत ही अच्छी लाइन है कि संविधान अपने समाज की आकांक्षाओं का पिटारा है। उदाहरण के लिए, भारत में संविधान निर्माताओं की इच्छा थी कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बुनियादी भौतिक ज़रूरतें और शिक्षा सहित सब कुछ मिलना चाहिए। जो हम बुनियादी आवश्यकता, मतलब हमारे जो रोटी कपड़ा मकान है और साथ में शिक्षा है, वो प्रत्येक वर्ग को, प्रत्येक जाति के लोगों को मिल सके हमारे इंडिया में, जिस आधार पर वह गरिमा और सामाजिक आत्मसम्मान से पूर्ण जीवन जी सके। भारतीय संविधान सरकार को वह सामर्थ्य प्रदान करता है जिससे वह कुछ सकारात्मक और लोक कल्याणकारी कदम उठा सके। अगर हम बात कर रहे हैं लोक कल्याणकारी, तो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में कहाँ पढ़ने को मिलती है, ये मिलती है हमें राज्यों के नीति निर्देशक तत्व में, हमें लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा देखने को मिलती है, जिन्हें कानून की मदद से लागू किया जा सकता है। जैसे हम भारतीय संविधान को पढ़ते हैं, हमें पता चलता है कि ऐसी सामर्थ्य प्रदान करने वाला प्रावधान को हमारे संविधान की प्रस्तावना का समर्थन है। हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसका पिक भी शायद मैंने मेंशन किया होगा, नहीं है इसमें मेंशन। आगे हम बात कर लेते हैं संविधान का चौथा काम। तो संविधान के हमने 3 कार्य पढ़े। अब इसका जो 4th नंबर पे है वो क्या है, सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके, एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। अब यहाँ पर एक पिक्चर मेंशन है, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसके नीचे राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी सरकार से लोगों की कुछ आकांक्षाएं पूरी करने की अपेक्षा करते हैं। संविधान में अच्छी बातें लिखने में क्या जाता है,
लेकिन ऐसी ऊंची आकांक्षा और लक्ष्यों को लिखने का मतलब क्या, यदि वे लोगों के जीवन को बदल ना सके। ये लाइन कहना चाहती है कि हमारे राजस्थान में क्या हमारे संविधान में क्या है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। संविधान ने राज्य को नीति निर्देशक तत्व दिए हैं, लेकिन ये राज्य पर निर्भर करता है कि वो लागू करे या ना करे। तो हमारे जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व वो क्या है, वाद योग्य नहीं है। तो ये लाइन कहती है कि अगर संविधान ने दिए लेकिन उसका क्या मतलब अगर वो लागू ही ना हो, तो संविधान के अंतर्गत जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व वो क्या होने चाहिए, लागू होने चाहिए, और होते भी हैं, लेकिन वो वाद योग्य नहीं है। हमें ये याद रखना है, वाद योग्य नहीं है इसका मतलब है कि हम उन पर क्या कर सकते हैं, मतलब अगर राज्य उनको लागू नहीं कर रहा है तो हम उस पर केस नहीं कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं संविधान के समर्थ बनाने वाले प्रावधान। संविधान सरकार की शक्तियों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों का ही नाम नहीं है। वह सरकार की ऐसी शक्तियां भी देता है जिससे वह समाज की सामूहिक भलाई के लिए काम कर सके। दक्षिण अफ्रीका का संविधान सरकार को अनेक उत्तरदायित्व सौंपता है। वह सरकार को पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने, भेदभाव को दूर करने, इस तरीके से कई सारे क्या है, स्वास्थ्य, चिकित्सा, आवास जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाने का भी क्या करता है, कार्य करता है। इस तरह से हम इंडोनेशिया की सरकार की बात कर ले तो वहाँ पर क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा की व्यवस्था को बनाए रखने को क्या करता है, वो सुनिश्चित करता है और गरीबी और अनाथ बच्चों की देखभाल करेगी। इस तरह से कुछ प्रावधान है जो वहाँ पर क्या है, सुनिश्चित किए गए हैं, और ये सब हमारे भारतीय संविधान में भी मेंशन है। राष्ट्र की बुनियादी पहचान, संविधान किसी समाज की बुनियादी पहचान होता है। ऑब्वियसली संविधान क्या है, किसी भी समाज की बुनियादी पहचान है। हम अगर भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान कैसा है, भारतीय संविधान लिखित संविधान है और सबसे बड़ा संविधान है। भारतीय संविधान की एक विशेषता है कि भारतीय संविधान कठोर होने के साथ साथ कैसा है, लचीला है। और भारतीय संविधान की एक विशेषता है कि ये क्या है, प्रभुत्व संपन्न है, गणराज्य इसके नाम से जाना जाता है। हमारे इसमें क्या बोलते हैं, गणराज्य बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो राष्ट्रपति का पद है वो कैसा है, वंशानुगत नहीं है बल्कि निर्वाचित है, इसलिए। और हमारे संविधान में कहा भी गया था कि भारत अब क्या बन गया है, अधिराज्य से गणराज्य बन गया है। अधिराज्य मतलब हम किसी का भी डोमिनियन स्टेट नहीं है, ठीक है, हम स्वतंत्र हैं और गणराज्य बन गए हैं। गणराज्य इसलिए कहा गया, आप याद रखिएगा, क्योंकि हमारे भारत में जो राष्ट्रपति का पद है वो कैसा है, निर्वाचित है। फिर आगे हम बात कर लेते हैं कि इसका अर्थ कि राष्ट्र की बुनियादी पहचान, संविधान के माध्यम से किसी समाज की एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती है और किसी भी देश की जो पहचान होती है वो वहाँ का संविधान होती है। बिल्कुल सही बात है ये। और सामूहिक पहचान बनाने के लिए इस संबंध में बुनियादी नियमों को सहमत होना भी पड़ता है। पर शासन कैसे होगा, शासितों में कौन कौन लोग होंगे, संविधान बनने के लिए हमारी अन्य अनेक प्रकार की पहचान, अस्मिताएं होती है। अस्मिताएं मीन्स पहचान, लेकिन कुछ बुनियादी नियमों और सिद्धांतों पर सहमत होकर भी अपनी मूलभूत राजनीति पहचान बनाते हैं। दूसरा, संवैधानिक नियम हमें एक विशाल ढांचा प्रदान करते हैं। संवैधानिक नियम हमें विशाल ढांचा प्रदान करते हैं, बिल्कुल सही बात है ये। अभी हम आगे समझेंगे इसको, जिसके अंतर्गत हम अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं, लक्ष्य और स्वतंत्रताओं का प्रयोग भी करते हैं। संविधान आधिकारिक बंधन लगाकर ये तय कर देता है कि कोई क्या कर सकता है और क्या नहीं, ठीक है। ये संविधान मतलब हमारे कानून, हमारे नियम कहते हैं, हमारे अनुच्छेद, हमारे आर्टिकल्स ये बात कहते हैं। संविधान हमें एक नैतिक पहचान भी देता है। तीसरा और अंतिम शब्द, अब शायद ये संभव हो सका कि अनेक बुनियादी राजनीति और नैतिक नियम विश्व के सभी प्रकार के संविधानों में स्वीकार किए गए हैं। हम संविधान को अगर विश्व स्तर पर देखें तो हमारे पूरा विश्व में बहुत सारे कंट्रीज़ है, बहुत सारे देश है, वहाँ हम संविधान का स्वरूप बिल्कुल अलग अलग देखते हैं। कहीं पर किस तरह का संविधान हमें मिलता है और कहीं पर
किस तरीके का, अगर हम भारत की बात करें तो हमारे भारत में लोकतंत्र है, तो यहाँ पर संविधान का स्वरूप कैसा है, लोकतंत्रात्मक है। तो इस तरीके से सब जगह अलग अलग है। अगर हम बात करें इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड का जो संविधान है वो कैसा है, एक श्रृंखलाबद्ध है। जबकि हमारे भारत की तो कैसा है, एक पुस्तक के रूप में, एक लिखित रूप में संविधान है। लेकिन संविधान का सिर्फ मतलब ये नहीं होता कि वो किस तरह से है, संविधान की विशेषता ही संविधान को क्या करती है, सुनिश्चित नहीं करती। जबकि कौन सुनिश्चित करता है संविधान को, कि वो क्या क्या मतलब कार्य करता है, वो किस तरह वास्तविक जीवन पर संविधान का क्या प्रभाव पड़ता है, संविधान से होने वाले कारण और कार्य कैसे प्रभावित होते हैं, संविधान के द्वारा जो दिए गए कानून है वो हमारे समाज में, हमारे लोकतंत्र में किस तरह से कार्य करते हैं और किस तरह से लोक कल्याणकारी कार्य होते हैं हमारे देश में। इस तरह से हम बात करें अगर, कि सिर्फ उसकी विशेषता या उसको एक पुस्तक में लिखा होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका प्रभावी होना उतना ही पर्याप्त है, जो कि हमारे लोकतंत्र और समाज के लिए उपयोगी हो। आगे हम बात करें कि संविधान की, तो संविधान क्या है, हमने पढ़ा कि संविधान क्या है। संविधान एक कानूनी पुस्तक है जिसमें क्या दे रखे हैं, हमें हमारे अधिकार दे रखे हैं, फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं। अधिकार मतलब मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। हमें कर्तव्य दे रखे हैं, हमारे मूल कर्तव्य दे रखे हैं, मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी हुई है। नीति निर्देशक तत्व दिए हुए हैं, है ना, किसको, राज्य को दिए हुए हैं। इस तरह से उसमें प्रस्तावना है, उद्देश्य प्रस्ताव, जो कि बाद में क्या हुई, प्रस्तावना के रूप में, जो कि क्या है, पूरे संविधान का सारांश है। फिर है संविधान कितना प्रभावी है, ये किस बात पर निर्भर करता है कि वो लोकतंत्र और हमारे समाज के लिए कितना उपयोगी है। वो इस बात पर निर्भर करता है कि उसके संविधान में बने हुए कानून किस तरह से प्रभावी हैं और उपयोगी है। क्या संविधान न्यायपूर्ण है, ऑब्वियसली संविधान न्यायपूर्ण है, क्योंकि वो क्या कहता है कि हमारे पास समानता का अधिकार है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स में कहता है समानता का अधिकार। फिर हम बात कर लेते हैं कि अधिकतर देशों में संविधान एक लिखित दस्तावेज के रूप में होता है, जिसमें राज्य के बारे में कई प्रावधान दिए हुए हैं। राज्य मीन्स यहाँ पर एक कंट्री की बात हम कर रहे हैं। ये प्रावधान बताते हैं कि राज्य का गठन कैसे किया जाना चाहिए और किन सिद्धांतों का पालन होना चाहिए। इस तरह से उस दस्तावेज में क्या होता है, जिक्र किया जाता है। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे पार्ट 2 में, नेक्स्ट वीडियो में, उसमें ये लेसन हम बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे। तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं संविधान के बारे में। आज हमने पढ़ा है संविधान को, कि संविधान क्या है, संविधान कैसा होना चाहिए और कैसा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की हमने बात करी, भारतीय संविधान की हमने बात की है। इसमें हमने देखा है कि संविधान जो है हमारा वो कैसा है। तो संविधान की जो विशेषता है वो मैं आपको आगे जाके एज अ नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगी। फिर हम बात करें कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान के जनक कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। हमारे भारत में डाइवर्सिटी होने के बाद भी क्या है, संविधान ने इस तरह की व्यवस्था की है जिससे हमें समानता मिल सके। फिर हमने संविधान का जो पहला काम है वो ये है, ये इम्पोर्टेंट है, पहला कार्य वह बुनियादी नियमों को एक ऐसा समूह उपलब्ध करवा जिससे समाज के सदस्यों में क्या हो सके, न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना सके। फिर हमने यहाँ पर एग्जाम्पल देखा था कि कानून का निर्माण कौन करता है, कानून का निर्माण संसद करती है। तो याद रखना है कि हमारे भारत में तो कौन करेगा, कानून का निर्माण संसद करती। जबकि हम इतिहास उठा के देखें, प्राचीन काल की बात करें, प्राचीन संविधान की, तो सोवियत संघ रूस में क्या था कि कौन करेगा, एक पार्टी क्या करेगी, संविधान कानून का निर्माण करेगी। हमारे भारत में किसकी सर्वोच्चता है, संविधान की सर्वोच्चता है या फिर जनता की सर्वोच्चता है, नागरिक की सर्वोच्चता है। तो संसद में कौन होते हैं, हमारे जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं, वही क्या करते हैं, कानून का निर्माण करते हैं।
संसद किससे बनती है? लोकसभा और राज्यसभा से संसद बनती है, दोनों को मिलाकर। फिर हमने यहाँ पर बात की कि सरकार की शक्तियों पर सीमाएं, सरकार के पास शक्तियाँ होती है, लेकिन उन शक्तियों पर सीमाएं कौन लगाता है? उन शक्तियों पर सीमाएं हमारा संविधान लगाता है कि कोई भी ऐसा नियम नहीं बने जिससे एक वर्ग को हानि और दूसरे वर्ग को लाभ हो। कोई भी अनुचित नियम नहीं बनाया जाए, इसके लिए संविधान क्या करता है? शक्तियों पर सीमा लगाने का भी काम करता है। तो आज के लिए इतना ही। हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2। और एक बात और कि हमारे संविधान को बनने में कितना टाइम लगा है? संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे, ये भी हमें याद रखना है। इसे तैयार करने में 284 मेंबर ने काम किया था। ठीक है, ये बिल्कुल याद रखना है। और हमारा संविधान किस किस लैंग्वेज में है? तो हमारा संविधान हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। और इसके साथ साथ कैसा है? चित्रात्मक भी, मतलब पिक्चर भी उसमें है। तो हमारे संविधान की हमें याद रखनी है कि हिंदी, इंग्लिश और कैसा है? चित्रात्मक है। 3 लिपियों में हमारा भारत का संविधान है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।